बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। दोस्तों, कैश बुक टॉपिक हम कर रहे हैं और आज मैं इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ। इसके बाद कैश बुक चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप इसके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज क्वेश्चन। ये कैश बुक का फॉर्मेट आप देख रहे हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। From the following transaction in two column cash book of Mr. Mohan, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। मिस्टर मोहन की कैश बुक बनाई जा रही है और आपको कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया गया है, यानी हमारे पास 1 जनवरी को बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास 2200 है कैश और 50,000 है बैंक का बैलेंस। नेक्स्ट 3 जनवरी, परचेज गुड्स 75,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, CGST SGST 6% एंड पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट चेक से की गई है, यानी आप जब गुड्स खरीद रहे हैं तो पेमेंट चेक के थ्रू करेंगे डिस्काउंट लगाने के बाद, और साथ ही साथ टैक्स भी लगेगा। पेमेंट इस साइड रिकॉर्ड होती है, तो इसीलिए हम 3 जनवरी को यहां पर रिकॉर्ड करेंगे बाय परचेजेस। वर्किंग नोट देख लीजिए एक बार इसका। जब आप परचेज करेंगे तो उस पर टैक्स जो होगा वो इनपुट CGST लगेगा, तो हम साथ ही साथ लिख भी देते हैं इसको, इनपुट CGST इनपुट SGST। वर्किंग नोट देख लिया जाए। 75,000 का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 15,000 का डिस्काउंट है। 75,000 की चीज थी, 15 का डिस्काउंट लग गया, तो अब वो चीज 60,000 की रह जाएगी। अब 60,000 का प्रोडक्ट आपने खरीदा है और उसी पर आप टैक्स देंगे। 60,000 के ऊपर आप 6% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो ये बनेगा 3600। अब हम यहाँ वैल्यूज ट्रांसफर करते हैं। परचेज में कितना आएगा 60,000, बैंक में मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि चेक से पे हुआ है। टैक्स कितना है 3600 एंड 3600, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं 4 जनवरी, सोल्ड गुड्स 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12%, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। जब आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो उस पर आप ट्रेड डिस्काउंट भी कर रहे हैं, टैक्स भी लगा रहे हैं और चेक से आप रिसीव कर रहे हैं, यानी इसकी एंट्री भी बैंक के कॉलम में होगी। तो हम रिसीव्ड साइड पर पहले लिख लेते हैं 4 जनवरी टू सेल्स। सेल्स के साथ टैक्स लगाएगा, तो टैक्स लगेगा आउटपुट वाला, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अब कैलकुलेशन देखिए, 40,000 का प्रोडक्ट है, उस पर 15,000 का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हो गया 6,000। 40,000 का प्रोडक्ट, डिस्काउंट 6,000 का लगने के बाद वो रह जाएगा सिर्फ 34,000 का। कोई डाउट? 40,000 की चीज 6,000 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 34 का वो प्रोडक्ट रह गया। टैक्स इसी पर लगेगा। टैक्स कितना बताया गया है 12%, तो जब हम इसका 12% कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 4080। तो हम लिखेंगे टैक्स में 4080 और सेल्स कितने का है 34,000 का, ठीक है। ये देखिए सेल्स 34,000 का। 40,000 मत लिखना क्योंकि डिस्काउंट लगाने के बाद जो वैल्यू बचती है उतना ही हम लिखते हैं सेल्स में। नेक्स्ट देखिए 5 जनवरी, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश 1000 रुपीज। अब कुछ नहीं बताया गया कि ये जो चेक नरेश से मिला था ये बैंक गया कि नहीं गया, तो पहले आपको देखना है, क्वेश्चन को एंड तक चेक कर लीजिए कि नरेश के इस चेक के बारे में कहीं कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी तो हम ये मान लेंगे कि ये चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। यस, 8 तारीख यानी अगली ही ट्रांजेक्शन में देखिए 8 तारीख में क्या बोल रहा है, चेक रिसीव फ्रॉम नरेश एंडोर्स टू सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। यानी चेक जो नरेश से मिला था वो सुरेश को दे दिया गया है, एंडोर्स यानी ट्रांसफर कर दिया गया है। तो यानी कि ये चेक बैंक में गया ही नहीं, सुरेश से मिला नरेश को दिया, ऐसा कुछ कर लिया गया है, ठीक है। तो इसका कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं होगी। देन 10 जनवरी, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन का लाइफ इंश्योरेंस आपने पे कर दिया। मिस्टर मोहन कौन है? बिजनेसमैन है। कैसे पता चला? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना, 2 कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर मोहन।
मोहन एक बिजनेसमैन है और उसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, यानी उसने पर्सनल खर्चा कर दिया। और पर्सनल खर्चा, क्योंकि लाइफ तो उसकी खुद की पर्सनल है, तो वो क्या है, ड्रॉइंग्स हो गई। ठीक है, तो जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट साइड पर 10th जनवरी में आप लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स। अब ये इंश्योरेंस कैसे गया है, चेक से या कैश से, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम कैश अज्यूम कर लेंगे कि कैश में गया। 13th जनवरी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। पवन से हमें चेक मिला है, और मैंने क्या बोला था कि अगर मेंशन ना हो कुछ भी कि चेक बैंक गया है कि नहीं गया, तो आप एक बार लास्ट में तक देख लीजिए सभी ट्रांजेक्शंस को कि इस चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं। तो हम एक बार देख लेते हैं। यस, अगली ही ट्रांजेक्शन कह रही है कि 16 जनवरी को पवन चेक रिटर्न डिसऑनर बाय बैंक, यानी कि पवन ने जो चेक बैंक में डाला था वो डिसऑनर कर दिया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर? देखिए, डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं, हम बैंक वालों को बोलते हैं कि भाई ये चेक आया है और इसका कैश कलेक्ट करके हमारे बैंक में डाल दो, है ना, हमारा चेक क्लियर कर दो। तो बैंक ने जब उसने पैसा डालना चाहा तो उन्हें पता लगा कि जिसने आपको चेक काट के दिया है उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। अब अगर उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो वो आपको पैसा देगा कहां से, यानी बैंक को पैसा रिसीव ही नहीं हुआ, तो जो चेक आपने बैंक में डाला था वो चेक कैंसिल हो जाता है। उसे चेक बाउंस होना भी कहते हैं, चेक बाउंस हो गया। तो जब बाउंस हो गया, आपको पैसा मिला ही नहीं, तो आपके खाते में पैसा आएगा कहां से? इट मीन्स जो चेक आपने बैंक में डाला था वो खत्म हो गया, उसका कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे इसको? पहले जब आपको चेक रिसीव होगा आप उसकी एंट्री करेंगे। 13th जनवरी को आपको चेक रिसीव हुआ तो आप लिखेंगे टू पवन। ठीक है, आपने चेक डाल दिया, चेक था 700 का, फुल सेटलमेंट ऑफ 750 का मतलब कि हमें उससे लेने थे 750 रुपए, यानी 750 रुपीज। बट आपसी हमारा नेगोशिएशन हुआ, सहमत हो गए हम, और उसने मुझे 700 का चेक दिया और मैं एग्री कर गया। ठीक है, तो 700 का चेक मुझे रिसीव हुआ, लेकिन 16 तारीख में जाके वो चेक बाउंस हो गया, यानी उसका कैंसिल हो गया। तो ये चेक खत्म करना है। अब अकाउंट्स में आप कटिंग तो कर नहीं सकते ना, कटिंग तो अलाउड नहीं है, तो इसको कट तो कर नहीं सकते। तो जो चेक डाला था उसको कैंसिल कैसे करोगे? उसकी अपोजिट साइड पर लिखकर, यानी कि पहले इधर लिखा था तो अब इधर लिख दीजिए बाय पवन, बैंक कॉलम में डाल दीजिए 700 रुपए। ठीक है, तो ये इफेक्ट इसका खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए 28 को कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। बैंक में डिपॉजिट कर दिया है हमने कैश बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 250, यानी कि कैश कॉलम में 250 रुपए रखने के बाद, 250 रुपीज रखने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सिंपल सी बात है। सपोज करते हैं कैश बुक हमने ये देखा, देखो कैश का कॉलम देखा हमने और देखा कि हमारे पास कितना कैश बच रहा है। सपोज करते हैं आपके पास 2000 का कैश बच रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि 2000 में से 250 का कैश रखने के बाद बाकी के बचे हुए हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, यानी कि 2000 में से 250 रख लिया और बाकी का बचा हुआ पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। तो इसको कैसे दिखाएंगे आप? फटाफट से देख लीजिए। पहले आपको निकालना है कि कैश का बैलेंस है कितना। देखिए कैश में हमें 2200 पड़े थे हमारे पास, पेमेंट हमने अभी तक सिर्फ 100 रुपए की है, यानी कि 2200 में से 100 की पेमेंट करने के बाद अभी भी मेरे पास 2100 का कैश पड़ा हुआ है। मगर वो क्वेश्चन कहता है कि कैश में आपको सिर्फ 250 रखने हैं और बाकी के पैसे को डिपॉजिट कर दो बैंक में। तो हम इस 2100 में से 250 निकाल लेते हैं अपना कैश, ठीक है, और ये जो बचा 1850 ये हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। अब कैश बैंक में जा रहा है, कैश और बैंक दोनों यूज हो गए हैं, यानी ये कॉन्ट्रा का केस है। अब ये जो 1850 कैश आपके पास बचा है ये आपको बैंक में डिपॉजिट करना है। जब आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जब आप पैसा बैंक में डालेंगे तो ये बनेगी आपकी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और अगर जर्नल एंट्री के थ्रू नहीं करना है तो सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया है कि आप देखिए कि बैंक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज हो रही है। बिजनेस के नजरिए से देखा जाए तो कैश 2100 था, लेकिन उसमें से 1850 बैंक में भेजा जा रहा है, यानी कि बिजनेस को पेमेंट करनी पड़ रही है बैंक के अंदर। तो पेमेंट साइड पर हम लिखेंगे बाय
किसको पेमेंट कर रहे हैं हम? बैंक को। ठीक है, कितने का पेमेंट कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था अगर यहाँ बैंक वर्ड लिखा है तो अमाउंट कैश कॉलम में जाती है, अगर कैश वर्ड लिखा होता है तो अमाउंट बैंक कॉलम में जाती है। ठीक है, यहाँ हो गया बाय बैंक, तो यहाँ क्या होगा? टू कैश, उल्टा है ना, और कैश लिखा है तो अमाउंट जाएगी बैंक के कॉलम में। ठीक है जी, यहाँ आप मेंशन कर दीजिए कॉन्ट्रा। हो गई बात खत्म, पोस्टिंग हो गई। अब आप क्या करेंगे? अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। कैसे करेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास 250 कैरी डाउन बचेगा। हम यहाँ लिखेंगे कितना कैश बचाना है, हमने साफ बोला उसने कि 250 रुपए का कैश आप अपने पास रख लो। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसका टोटल यहाँ पे लिख लीजिए, इसका टोटल लिख लीजिए। इसका कैरी डाउन बचेगा 250। ठीक है, और इसका टोटल कितना है? 1950। ठीक है, अब इन दोनों को आप टोटल करके देखिए, ये बन रहा है 2200, इधर भी बन रहा है 2200। ठीक है, तो हमारा ये एक अकाउंट तो क्लोज हो गया। अब इसी तरह बैंक कॉलम का टोटल कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, इधर भी लिख लीजिए, और दोनों का डिफरेंस करके कैरी डाउन निकाल लीजिए। ठीक है, समझ गए कैसे निकालते हैं कैरी डाउन? ये मैं बहुत बार करा चुकी हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि ये इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर एग्जामिनर को टफ लेवल का क्वेश्चन बनाना है तो वो इस तरह का क्वेश्चन जरूर डालेगा कि इतना पैसा कैश में रख के बाकी को बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। तो आई होप आपको कैश बुक समझ आ गया है। प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।